mg+3 के साथ छोटा दिया हुआ है। क्वेश्चन आसान कैसे था? बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो थोड़ा सा ये सोचना था कि अगर हम लोगों के पास में मैग्नीशियम है ना Mg+2 और Mg+2 का परसेंटेज पूछना ना आप लोगों को, तो सोचो जो मैग्नीशियम होगा वो सबसे पहले बेटा कुछ एनर्जी लेगा डेल्टा एच। कितना एनर्जी लेगा बेटा? वो 740 किलो जूल का एनर्जी लेगा ना, 740 किलो जूल का पर मोल के लिए ना। यस सर नो सर? चलो 740 किलो जूल पर मोल तो ऐसा लिख लेते हैं, इसमें नहीं मैं कुछ लिख रहा हूँ कितना लेगा। पहले Mg क्या होगा? पहले Mg+1 में कन्वर्ट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा हम लोगों को, ऐसे होगा ना। यस सर। कितना है Mg हम लोगों के पास है बेटा? 1 ग्राम। 1 ग्राम मतलब एक अपॉन कितना मोल? ऐसे ना? यस सर। यस सर नो सर? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। आर्यन तुषार सभी को क्लियर है बेटा? ऐसे ही Yes, कुछ होगा ना। यस सर। आपसे पूछूं 1/24 मोल को कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा? 7 तब बोलेंगे 1/24 मोल्स को कन्वर्ट करने के लिए कितना होगा? इंटू 740, इतना ही होगा ना। यस सर। तो हम लोगों के पास में टोटल एनर्जी कितना है? 50 किलो 50 है। तो यहाँ पे कुछ एक्स यूज हो गया होगा ना, ये एक्स आ जाएगा कुछ आया ना। यस अब सर। क्या होगा? Mg+ जो होगा अब कुछ एनर्जी गेन करके किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? Mg+2 Mg+2 में, और 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इसका भी कितना होगा हम लोगों के पास में? 1/24 मोल होगा ना, होगा ना। यस तो क्या सर। सारा का सारा Mg+ होगा वो Mg+2 में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं दिया होता, है ना। हम लोग हो सकता है कि हम लोग 50 किलो जूल हम लोगों के पास एनर्जी था, यहाँ से कितना यूज कर लिया बेटा? हो सकता है हम लोग 20 यूज कर लिया, 30 यूज कर लिया, कितना बचा? 20 बचा ना। अरे यस सर नो सर? यस सर। 20 को जो यूज करके आप लोग इसको यहाँ ले जाओगे ना। यस सर नो सर? यस तो लोग सर। ये देखोगे कि 20 किलो जूल एनर्जी कितना Mg+2 बना सकता है। हो सकता है वाई बने, है ना। यस तो हम सर। लोगों के पास में क्या मिल जाएगा? Mg+ कितना मिल जाएगा? Mg+ मिल जाएगा x माइनस वाई, और Mg+2 कितना मिल जाएगा आप लोगों को? y। वाई। परसेंटेज कितना होगा निकाल लोगे ना। यस सर नो सर? परसेंटेज निकल के आ जाएगा कितना कितना है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। क्वेश्चन में लॉजिक ये था कि पहले मैग्नीशियम Mg से Mg+ में कन्वर्ट होगा, Mg+ में जब कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद में सोचेगा कि उसको Mg+2 में जाना है। Mg डायरेक्टली तो Mg+2 में नहीं जाएगा ना। आर्यन लो पहले वीडियो ऑन करो सब लोग। डायरेक्टली तो Mg+2 में नहीं जाएगा ना। यस सर। डायरेक्टली Mg+2 में चला जाएगा, नॉट पॉसिबल ना। पहले वो क्या करेगा? पहले वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में अगर एनर्जी बचेगा तो Mg+2 में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, यस। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है ना। तो यहाँ आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पे कितना एनर्जी यूज हो गया, जो बचा हुआ एनर्जी होगा उससे देखोगे कितना Mg+ कितना Mg+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब Mg+ कितना है, Mg+2 कितना है, आपको मिल गया, परसेंटेज मिल जाता है आसानी से। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूँ, होपफुली आप लोग कर सकते हैं कैलकुलेशंस। ठीक है, कॉपी कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ना, जिसको लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। हम लोग बताएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है। व्हाट डज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए आइसोलेटेड आइसोइलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन भी हो सकता है और रिलीज भी हो सकता है। वेरी गुड, ठीक है ना। तो एनर्जी गेन भी हो सकती है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। जो भी एनर्जी गेन या रिलीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है ना बेटा, तो सिंपल समझना बेटा। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन जनरल रिलीज। क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और गेन्ड, दोनों काम हो सकते हैं, है ना। रिलीज होगा तो हम लोग एंथैल्पी को क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे, आया ना। गेन होगा तो क्या बोलेंगे? एंथैल्पी को पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है ना। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड और रिलीज्ड। बाय डिफॉल्ट आप कौन सा लेते हैं? गेन्ड। बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे? कुछ नहीं बोलेगा तो लोग ये सोच के चलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं, नेगेटिव हम लोग लेके चलते हैं वैल्यू इसका। तो इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा तो इन जनरल
99% केस में जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, रिलीज होता है। कुछ सर्टेन केस होंगे जहाँ एनर्जी गेन भी करना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो जहां पे मैं बातें करूंगा लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, क्या होता है, वो गेन के बेस पे मैं करूंगा। इलेक्ट्रॉन गेन की एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो एनर्जी रिलीज होने के बेस पे, समझ में आया मैंने क्या बोला। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी में क्या चेंज आ रहा है। डाउन द ग्रुप आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी में क्या चेंज आ रहा है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब एनर्जी कितना ज्यादा रिलीज हो रहा है या कितना कम रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, एनर्जी कम रिलीज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। अगर एनर्जी गेन हुआ तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा, सबसे ज्यादा सबसे कम होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या रहा हूँ बोल रहा हूँ, क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। हम लोग इसको बेसिकली जो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं वो एनर्जी रिलीज करने के बेस पे ही करते हैं, ठीक है ना। तो इन जनरल क्या होगा, एक एटम हम लोगों के पास में होगा ए, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बना लेगा, अनायन, है ना। कौन सा वाला एटम होगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो कुछ एनर्जी क्या करता है बेटा, रिलीज करता है। जो एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो एनर्जी यहाँ पे जो डेल्टा एच आता है बेटा पहला वाला स्टेप में, पहला वाला स्टेप ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए वो एनर्जी रिलीज करे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी क्या कर ले बेटा, वो गेन कर ले। दोनों चीजें पॉसिबल है, दोनों चीजें पॉसिबल है बेटा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई भी अनायन, ये जो हम लोग बोलेंगे कि जो हम लोगों के पास में जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो 1 है, क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट है। जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे इसको ही पढ़ लेंगे, फर्स्ट एंथैल्पी सेकंड एंथैल्पी थर्ड एंथैल्पी, ठीक है। अगर ए अनायन जो होगा वो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करके बेटा अगर A-2 बनाए तो वहां पे हमेशा एनर्जी कैसा होता है, गेन होता है ऑलवेज। समझा मैंने क्या बोला, यहाँ पे एनर्जी क्या होता था बेटा, गेन भी हो सकता था, और एनर्जी क्या होता था बेटा, रिलीज भी होता था। ये केस था 99.5% बोलो 99.9% बोलो, ये बहुत कम होता था। लेकिन अगर अनायन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमेशा एनर्जी भी गेन करता है साथ में। क्यों, क्योंकि अनायन पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव। एक दूसरे को क्या करेंगे, अच्छे से रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन को भी देना पड़ेगा और साथ में आपको पकड़ के भी लेके जाना पड़ेगा, जबरदस्ती देना पड़ेगा ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा होता है बेटा, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। सेकंड एंथैल्पी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको आज दूंगा एक, पहले वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बेस पे होगा, आप लोग सोच पाते हैं नहीं सोच पाते वो देखेंगे, ये कॉपी करो इतना जल्दी से। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। हो गया। अब बेटा कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करेंगे वो बताओ, सिंपल सा टर्म। कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर सकते हैं बेटा, सबसे पहला टर्म इसको अफेक्ट करने के लिए कौन से फैक्टर्स है, वो साइज हो सकता है, दूसरा जो होगा वो जेड इफेक्टिव हो सकता है ना। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एंथैल्पी कैसा होगा, एनर्जी रिलीज होगा कि गेन होगा, ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगा। अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। रिपल्सन होगा तो गेन करना पड़ सकता है, कम रिलीज होगा, समझ रहे हो ना। तो बेटा साइज जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, जेड इफेक्टिव, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आप खुद सोच सकते हो कि मेरे पास में एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका आउटर मोस्ट सेल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका आउटर मोस्ट सेल है। कौन सा वाला एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, पहला वाला है दूसरे वाला, पहले वाला। क्यों,
जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज जाएगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना आसानी से गेन किया जा सकता है। और न्यूक्लियस से दूर रहेगा तो गेन करने का चांस कैसा होगा बेटा, कम होगा, आसानी से गेन नहीं कर पाएगा। तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो बेटा क्या होगा, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, छोटा कम। होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज करता है। नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करने मतलब लोग बोलेंगे कि ईए जो होता है वो इंक्रीज करता है। जब मैं ईए के इंक्रीज करने की बातें करूंगा आप लोगों के माइंड में आएगा कि ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। नीचे की तरफ हम लोग जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो ईए क्या होता है बेटा, ईए जो होता है वो डिक्रीज करता है। ईए डिक्रीज करने का मतलब, इसका मतलब लेस एनर्जी इज रिलीज, आया ना। यस इसका मतलब सर। क्या होगा, लेस एनर्जी इज। नीचे की तरफ हम लोग जाएंगे तो कम एनर्जी रिलीज होता है। लेफ्ट टू राइट हम लोग जाएंगे तो बेटा क्या होता है, ज्यादा ज्यादा। एनर्जी रिलीज होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सर सबसे पहला जो फैक्टर है वो बेसिक फैक्टर है, जिसकी वजह से हम लोग ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है उसमें क्या चेंज आता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, सब लोगों ने ऐसा पढ़ा है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं ना, इसको तो सब लोगों ने पढ़ा होगा ऐसा। तो कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या चेंज आता है और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या चेंज आता है। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ में एक और टर्म होता है जो इसको अफेक्ट करता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसको अफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है बेटा, मान लो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा स्टेबल है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो पहले से अगर स्टेबल है तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं वो है। इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। ऐसा किसके केस में होता है बेटा, ऐसा नोबल गैसेस के केस में होता है। नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP6। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो कैसा होता है, वो होता है पॉजिटिव। वो एनर्जी गेन करते हैं बेटा, मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनका होता है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इनको एनर्जी रिलीज नहीं होता। ठीक है ना। इसके साथ साथ में कौन बेटा, इसके साथ में 15th ग्रुप एलिमेंट। 15th ग्रुप एलिमेंट मतलब नाइट्रोजन फैमिली, NH2 NP3, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है इनका भी। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि इनको भी इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं है। समझ आया मैंने क्या बोला। यस सर। इसके साथ साथ में कौन, सेकंड ग्रुप एलिमेंट। सेकंड ग्रुप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 ऑल्सो स्टेबल। इनका भी ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इन सब का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। यहाँ पे F कंप्लीटली फिल्ड होता है, यहाँ पे पूरा आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, यहाँ पे H कंप्लीटली फिल्ड और P कैसा होता है, हाफ फिल्ड होता है। इस वजह से स्टेबल हो जाता है। कोई समस्या है तुम लोगों को इसको समझने में, सभी को क्लियर हो रहा है। ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। एक और बहुत अच्छा चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो क्या है वो देखते हैं बेटा अभी। कि काफी अच्छा चेंज है बेटा जो देखने को हम लोगों को मिलता है यहाँ पे, वो क्या है उसको थोड़ा देखते हैं अभी हम लोग। कॉपी कर लिया आप लोगों ने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में बेटा एक छोटा सा टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, भी इसको अफेक्ट करता है बेटा। कौन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होता है वो किस वजह से ऑब्जर्व होता है, इट इज ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज। किसकी वजह से बेटा, अगर साइज बहुत ज्यादा छोटा है, इलेक्ट्रॉन उसके पास में बहुत ज्यादा है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के ज्यादा होने की वजह से जितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए था उतना एनर्जी रिलीज नहीं हो पाते, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो कम रह जाएगा, वो ज्यादा नेगेटिव नहीं हो पाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला। जैसे हम लोग ये जो चीजें देखने को मिलती हैं, वो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो कम होता है किससे, सल्फर से। फ्लोरीन का जो होता है वो किससे कम होता है बेटा, क्लोरीन से। मैं ये बोल रहा था डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, लेकिन ये तो इंक्रीज कर गया बेटा, फ्लोरीन से क्लोरीन में गए बढ़ जाता है, उसके बाद में डिक्रीज करता है।
ये जो भी चेंजेस आते हैं। लेकिन फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, और ऑक्सीजन का होता है that is less than that of chlorine and sulfur respectively due to their small size। उनके स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है, वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है कि फ्लोरीन जो होगा न्यूक्लियस होगा, ये पहला सेल होगा या दूसरा सेल होगा, इतना बड़ा होगा। और क्लोरीन जो होगा वो कैसा होगा, ये न्यूक्लियस होगा, ये पहला सेल होगा, ये दूसरा सेल होगा, और क्लोरीन का तीसरा सेल काफी दूर आता है, बड़ा होता है ना साइज में, यस सर। ज्यादा बड़ा होता है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इनके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन के पास में 7 होते हैं, इसके पास में कितना होता है, इसके पास में कितना होता है बेटा, होते हैं साइज बड़ा होता है बेटा इसका। इलेक्ट्रॉन तो वही होता साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो आसानी से गेन किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो रिपल्सन होता है वो कम होता है, इसका साइज बहुत छोटा होता है, एक्सेप्शनली स्मॉल। इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्या होता है बेटा, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कैसा होता है, इनके केस में बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से जितना एंथैल्पी डिक्रीज करना चाहिए था उतना डिक्रीज, जितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए था उतना एनर्जी रिलीज नहीं हो पाता है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको, कोई समस्या, कॉपी कर लिया। सेम इज ट्रू फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो, ऑक्सीजन छोटा होगा, सल्फर बड़ा होगा, इस वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑक्सीजन के केस में ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का एंथैल्पी तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है बेटा, कितना कम हो जाएगा देखेंगे अभी। एक्चुअल में आपको अरेंज करने के लिए बोलता है, क्वेश्चन जो देगा आपको अरेंज करने के लिए बोलेगा, 4 ऑप्शन से पूछेगा कौन ज्यादा कौन कम कैसा कैसा नहीं, ठीक है ना। आसान चैप्टर है, क्वेश्चन आप लोग आज से पूरा इसको रात में सॉल्व करके ही सोना, एक्सरसाइज इसका, और क्या खत्म हो गया आज तो, ठीक है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस में क्या, नाइट्रोजन फास्फोरस में क्या होगा वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस में भी सेम होता है, लेकिन उसका तो बेटा वैसे ही पॉजिटिव है ना, तो वह एनर्जी नाइट्रोजन क्या करता है, गेन करता है, फास्फोरस थोड़ा कम गेन करता है। तो किसका कम हो गया, नाइट्रोजन जो एनर्जी होगा वो गेन करेगा, फास्फोरस थोड़ा कम गेन करेगा। तो एंथैल्पी किसका ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा हो गया, फास्फोरस का ज्यादा हो गया, ठीक है ना, वह एनर्जी गेन करता है। तो ये मैं कुछ पॉइंट्स आपको शो करूंगा जो आपको थोड़ा सा याद रखने हैं। कुछ नहीं आएगा ना इधर, नहीं आएगा बेटा, ये पॉइंट्स आपको थोड़ा याद रखने हैं, पॉइंट्स रिमेंबर, ये कुछ पॉइंट्स आप लोग याद रखना एज इट इज, किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, अभी तक नहीं आया, ठीक है बेटा। 17 ग्रुप का ऑर्डर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 16 का होता है सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, ऑक्सीजन का बहुत कम होता है। नाइट्रोजन का होता है वो कम होता है, किससे, ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन का कम होता है फास्फोरस से भी, ठीक है, ठीक है आर्यन, है ना, क्योंकि वहां एनर्जी कम गेन होता है। कार्बन का ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, यहाँ जो ऑर्डर रहेगा ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन रहेगा। नाइट्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, हाँ बेटा, नेगेटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सारा जो ऑर्डर है वो किसके अकॉर्डिंग है, वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग ही है। थोड़ा ऑर्गेनिक, इसके बाद में थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट होंगी, ये थोड़ा इजी चैप्टर है ना। केमिकल बॉन्डिंग आपको बहुत नया कुछ मिलेगा सीखने को, उसके बाद में ऑर्गेनिक में तुम लोगों को सीखने को मिलना है सब कुछ। मुझे नहीं लगता तुम कुछ पढ़ के आए हो सही से। एक बेटा छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स कैन यू आयनाइज इन द प्रोसेस। चला गया, चलो लिख लो तुम लोग, ये घर पे ट्राई करना, एक बार नहीं होता तो पूछना।
आसान सा क्वेश्चन है वैसे ना, एक तरफ से एनर्जी निकल रहा है दूसरी तरफ यूज कर रहे हैं उसको, तो बोल रहे कितने एटम को हम लोग आयोनाइज कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, देखो यहाँ से जब Cl से Cl प्लस जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, तो निकलेगा तो यहाँ एनर्जी गेन होगा, और यहाँ पे जब Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl माइनस होने का एनर्जी रिलीज होगा। जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुआ उसको किसको सप्लाई कर दिया गया, इस Cl को। तो कितना Cl को आप लोग Cl प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो, ये वाले एनर्जी से वो पूछ रहे हैं, है ना। यहाँ पे कितने एटम्स को आयोनाइज किया गया है, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट किया गया है 1, वो गेरोड नंबर मतलब 1 मोल। हाँ सर, ना सर, यस सर। तो लिख लो इसको, कर लेना, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है ये भी। हो गया क्या, नहीं हुआ अभी, लिख लो। तुम लोगों ने लिख लिया सभी ने, आर्यन? स्क्रीनशॉट? हाँ, तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना होता है। चलो बेटा, एक और क्वेश्चन। ओ, ये तो दिक्कत में आ गया ना क्वेश्चन। नहीं नहीं, सही आ गया, ये भी लिख लो। कन्वर्टेड टू Cl नेगेटिव आयंस है ना, क्लोरीन आयंस होना चाहिए था और Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है ना। क्लोरीन इज completely converted to Cl negative ions in a gaseous state। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब दिया है, ये भी आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हो गया, ये क्या होता है बताओ। लिखो, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे है ना, सबको पता है। कि हम लोगों के पास में एक मॉलिक्यूलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा ए और बी के बीच में, है ना। जो ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया होगा। तो इनमें से क्या करेगा, कोई एक एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को किसके पास में खींच लेगा बेटा, अपने पास में खींच लेगा। जिसके थ्रू चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी होता है, उस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा उसमें, ठीक है ना। तो इट इज नॉट डिफाइंड फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम। अकेले एटम के लिए एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड नहीं होता और एक साइज डिफाइंड नहीं होता। बाकी जो तो पीछे पढ़े थे हम लोग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दोनों ही किसके लिए डिफाइन करते हैं हम लोग, आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। समझ आया मैंने क्या बोला आप लोगों को। इसको हम लोग आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो मेजरली 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कौन सा वाला फैक्टर बेटा, जेड इफेक्टिव। इलेक्ट्रॉन को खींचना है ना अपने पास, इलेक्ट्रॉन को खींच कब पाएगा, जब उसका जेड इफेक्टिव कैसा होगा, काफी ज्यादा होगा तभी खींच पाएगा ना। उसके पास में न्यूक्लियर चार्ज कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, आसानी से उसको खींच पाएगा, सबसे पहला फैक्टर। दूसरा जो फैक्टर होता है वो कौन सा वाला होता है बेटा, इसका साइज। कैसा होता है, साइज। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है ना। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है जो क्या करता है बेटा, वो इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या होता है बेटा, डिक्रीज करता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फोन से आप तोड़ लोगे, फोन तो कॉमन हो गया, हाँ बेटा। तो फोन से हम लोग याद कर सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हम लोगों के पास में होते हैं।
तो ये एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो H बॉन्डिंग करते हैं, आगे चल के काम भी आएगा आप लोगों के, ठीक है ना। तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन मिलेगा हम लोगों को, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, और सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन मिलेगा हम लोगों को, 17th ग्रुप का एलिमेंट। 18th वाले बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, तो नोबल गैस बॉन्ड नहीं बनाएगा तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन नहीं कर सकते। जो बॉन्ड बनाता है उसी के लिए हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट डिफाइंड फॉर किसके लिए बेटा, फॉर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के लिए डिफाइन नहीं होता, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म बॉन्ड, वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, तो उसके लिए लोग डिफाइन नहीं करते, या फिर उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो जीरो लिया जाता है, बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे तो उनका कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेट जाने पे इधर वाले जो एलिमेंट होंगे वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, यहाँ होंगे जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा। तो फ्रेंशियम होता है, उसके ऊपर कौन होता है, सीजियम। तो सीजियम जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, क्योंकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है, तो उसको तो पढ़ना ही नहीं है हम लोगों को ना। तो सीजियम को ही बोलते हैं कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रहता है, ठीक है ना। समझे में क्या बोला, ठीक है ना। इसके बाद में 2 पॉइंट आप लोग और लिख लो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इट डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इस पे डिपेंड करता है बेटा ये। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इन दोनों फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है आगे चल के थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अभी आज पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं है, हाँ ठीक है ना। तो बेटा ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं चैप्टर, तो ये आईपी और ईए दोनों पे डिपेंड करेगा। जिसका आईपी ज्यादा होगा, जिसका ईए ज्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों होता है, एक मिल्कन स्केल हम लोग पढ़ेंगे जिन्होंने कैलकुलेट करके दिया हम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ठीक है बेटा। अब लोग लिखो नेक्स्ट हेडिंग लो, कैलकुलेशन फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैलकुलेशन फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहला कौन सा स्केल पढ़ने वाले हम लोग, पॉलिंग स्केल। कैलकुलेशन फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहला स्केल क्या रहेगा बेटा, पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक सिंपल फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। कौन सा वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.208 रूट ऑफ डेल्टा। ये डेल्टा क्या है बेटा, ये छोटा सा आसान सी वैल्यू है। ये बेटा बॉन्ड है, ये ए सिंगल बॉन्ड बी, ये ए सिंगल बॉन्ड ए, ये बी सिंगल बॉन्ड बी, ऐसा कुछ है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे क्या है, ये ई ए क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बी बॉन्ड। ये क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बॉन्ड। ये क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बी बी बॉन्ड, ठीक है ना। देखो इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज सिंपली क्या होगा बेटा, 0.208 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बॉन्ड इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बी बी बॉन्ड की पावर 1/2 की पावर 1/2 होता है, ठीक है। तुम लोगों को करना कुछ नहीं होता बेटा, सब कुछ गिवन होता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। सब कुछ गिवन होता है, वैल्यू पुट करके आंसर देना होता है। समझ रहे हो क्या बोलता हूँ, कोई समस्या नहीं है। इस फॉर्मूले पे एक बार आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा है सारे वैल्यू प्रोवाइड करके, ठीक है। अब चाहे तो वाला फॉर्मूला लिख सकते हो, नहीं तो उठा के डेल्टा का वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। अब चाहे तो लिख सकते हैं, जरूरी भी नहीं है। बॉन्ड एंथैल्पी जो होगा वो किलो कैलोरी पर मोल, आपको सब कुछ गिवन होता है, आपको उसमें कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एक्स ऑफ ए और एक्स ऑफ बी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन को कितना माना, 4.0। इन्होंने इसको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मान के बाकी सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइपोथेटिकल टर्म है एक। हम लोग ये बता रहे हैं कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
हर जगह पे फ्लोरीन अलग तरीके से, हर जगह पे तो सेम तरीके से खींच नहीं सकता ना। जितना हाइड्रोजन से खींच पाएगा उतना कार्बन से खींच लेगा क्या? क्या उतना ऑक्सीजन से खींच लेगा? नहीं ना। तो ये हाइपोथेटिकल टर्म है, रिलेटिव टर्म है, जो हम लोग कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं, जो पॉलिंग स्केल पे पढ़ रहे हैं, किसी और पे पढ़ेंगे। हाइपोथेटिकल टर्म है सारा का सारा, ठीक है ना। बस ये करने के लिए कि हम लोग कंपेरिजन कर पाए कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कम, इसके कंपेरेटिवली दूसरा वाला आइटम कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो क्या क्या है तो लिख लोगे, वेयर ई रेफर्स टू द बॉन्ड एंथैल्पीज इन किलो कैलोरी पर मोल। By assuming electronegativity of fluorine to be 4.0, electronegativity of other elements can be calculated। ठीक है ना, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे जो E है वो बॉन्ड एंथैल्पी है किसका, यहाँ पे ए बॉन्ड का, ए बी बॉन्ड का, बी बॉन्ड का, जैसा भी है उनके बीच का जो बॉन्ड बना होगा उसको लेके, और हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन को 4.0 मान के अदर एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए हम? लिख लिया आप लोगों ने इसको, कोई समस्या नहीं है। दूसरा जो हम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट किया गया वो किसने किया बेटा? मिलिकन ने। और मिलिकन हमेशा आसान काम करते थे, ठीक है ना। मिलिकन हमेशा क्या करते थे बेटा? आसान काम करते थे। इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना बड़ा फॉर्मूले को आसान सा कर दिया इन्होंने। इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2। बेटा क्या था इनका कहने का मतलब? क्या था कि फ्लोरीन कैसा होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो पीछे बोला गया वो इन्होंने नहीं बोला। तो पीछे बट इनमें एक रिलेशन तो ये था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो नोबल गैसेस का भी होता है। तो इनके हिसाब से हम लोग किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं? नोबल गैसेस का। गैसेस का निकाल सकते हैं। और इनके हिसाब से नियोन जो क्या बोलते हैं, हीलियम जो होता है दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लिख लेना बेटा, पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑन मिलिकन स्केल। फ्लोरीन को टिक करके आ जाओ तो गलती हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। कोई अगर नोबल गैस है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा कि नहीं होगा ये बताओ? होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा कि नहीं होगा? होगा। तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? दोनों को डिवाइड करके निकाल सकते हैं ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। सुनो, अगर हम लोग नोबल गैसेस की कहानी को छोड़ दें, बाकी सब जगह पे जो आइडिया मिलिकन ने दिया वो आइडिया इन्होंने भी दिया। उनका कहने का मतलब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन्होंने भी कहा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। ये भी ऐसा ही कहते थे, मतलब सिमिलर रिलेशन था। जो रिलेशन हम लोगों को पॉलिंग ने प्रोवाइड किया वो किसने प्रोवाइड किया बेटा? सेम रिलेशन मिलिकन ने ही प्रोवाइड किया, बहुत आसान तरीके से, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था कौन से वाले स्केल पे बेटा? मिलिकन स्केल पे, दैट वाज 2.5 टाइम्स ग्रेटर देन 2.5 टाइम्स ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द 2.8 times, no? 2.8 times greater than the electronegativity at Pauling scale। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा था बेटा? 2.8 टाइम्स ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट पॉलिंग स्केल, ठीक है ना। यानी अगर आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन सा स्केल पे कैलकुलेट करना है? पॉलिंग पर, तो वो क्या हो जाएगा? IE, मतलब हम लोग बोल सकते हैं वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट मिलिकन स्केल अपॉन 2.8, है ना। 2.8 से डिवाइड कर दो, तुम लोगों को किससे मिल जाएगा? पॉलिंग स्केल में मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? ये हो जाएगा IP प्लस EA, IP प्लस EA अपॉन 5.6 इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट पॉलिंग स्केल। समझ गए कि नहीं समझे? अगर आपको कुछ नहीं बोलता है, अगर आपको कुछ नहीं बोलता है, मतलब बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कैलकुलेटेड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कैलकुलेटेड एट पॉलिंग स्केल। किस पे कैलकुलेट करते हैं बेटा? अगर आपको बोले मिलिकन पे कैलकुलेट करो तो मिलिकन पे करना, नहीं बोले तो किस पे कैलकुलेट करेंगे हमेशा?
पॉलिंग स्केल। तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग? ये वाला कि ये वाला 5.6 से डिवाइड करने वाला। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं तुम लोगों को? ठीक है, कॉपी करो इसको। हो गया कॉपी सभी लोगों का? बट एक और तरीका था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने का। वो तरीका क्या है? वो एक और स्केल हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्लेड-रॉसो स्केल। ऑर्लेड-रॉसो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके बारे में ज्यादा पढ़ने को नहीं आता, इनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिर्फ फॉर्मूला आप लोग इनके याद रख लेना। इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके इक्वल होता है? 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन रेडियस का स्क्वायर प्लस 0.744। ये सारी चीजें आप निकाल सकते हैं ना बेटा? जेड इफेक्टिव निकाल सकते हो कि नहीं? रेडियस आपको अगर पता हो किसी भी एटम का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हो। तो ये भी डिफाइन करते हैं किसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को? नोबल गैसेस के लिए। इनका लिमिटेशन यही था, इसलिए इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था दोनों को ही। लेकिन बाकी रिलेशन इन्होंने गलत नहीं दिया था। बाकी इनके अकॉर्डिंग भी एक्चुअल में रिलेटिव टर्म है ना सब कुछ, है कि नहीं है? यस तो बड़ा सर। रिलेटिव है ना। उन्होंने भी तो क्या एग्जैक्ट वैल्यू दिया हम लोगों को, मिलिकन ने, पॉलिंग ने नहीं दिया ना। वो भी तो ये बोल रहे हैं कि इनमें कंपैरिजन करके तो बता रहे हैं, तो इनका भी कंपैरेटिव वैल्यू था, उनके जैसे ही आ रहा था। इन दोनों का मेजर लिमिटेशन यही है कि ये नोबल गैस के लिए भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करके दे देते हैं, जो बॉन्ड नहीं बनाता। समझ रहे हो? यस सर। क्या बोल रहा हूँ समझ में? लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किसके लिए करते हैं हम लोग? बॉन्डेड एटम्स के लिए। बॉन्ड नहीं बनेगा तो क्या डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए इनको डिस्कस किया गया था। इनके बारे में नहीं पढ़ते हम लोग, पॉलिंग पे ही कैलकुलेट करते हैं। इनके हिसाब से भी रिलेशन सेम मिलता है, लेकिन इनका उसके साथ में कोई ऐसा रिलेशन नहीं था कि 2.5 टाइम्स ऐसा कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था वो रिलेशन सेम देता था कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम, ऐसा कुछ करके ऑर्डर हम लोगों को इन्होंने भी सेम प्रोवाइड किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है ना? इनके हिसाब से भी कौन निकल के आएगा? क्या बोलते हैं हम लोग, हीलियम। इनके साथ दोनों के हिसाब से हीलियम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हो गया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो छोटा सा क्वेश्चन। जेड इफेक्टिव अगर आपको पता है, आर इज द कोवेलेंट रेडियस, जेड इफेक्टिव लोग जानते हैं, है ना? इफेक्टिव को इलेक्टिव लिख दिया है, इलेक्टिव लिख दिया है, इलेक्टिव नहीं छोड़ा। चलिए बेटा, एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके, ये आपको पता नहीं, एक पेज क्यों शो नहीं होता है इसमें? पढ़ाऊंगा मैं एप्लीकेशंस। पहले आप लोग क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन है, दोनों लिख लो, फिर पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। दोनों क्वेश्चन कॉपी कर लो, नोट कर लो। दोनों फॉर्मूला बेस है, डायरेक्टली उठा के रखोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लास कितने बजे तक होती है मेरे? 3 तक? हाँ, 3 बजे तक कैसे हो जाएगी इतनी जल्दी खत्म क्लास? तुम लोगों को तो 4 चैप्टर आ रहे हैं पेपर में, जो आप लोग है ना? ऑनलाइन कब है तुम लोगों का टेस्ट? कभी भी दे सकते हैं, उसकी लिंक ऑफलाइन कब है कभी भी दे सकते हैं, लिंक तो कब तक है? आज चालू हो गया कि नहीं? तो ये बताओ ना, आज से हो गया स्टार्ट? फ्राइडे तक की 30 को फ्राइडे है। तुम लोग भी क्यों नहीं दे रहे? 3 घंटे चाहिए मतलब एक दिन का पूरा रिवीजन आपको करवाना करना। ऐसा नहीं होता बेटा, जब क्वेश्चंस करते हो तो आपको ये वाला जो अभी क्लास में करवाया वो घर पे जाके रिवीजन करना पड़ता है, सब नहीं होता। क्यों नहीं हो पाएगा? कम सो और 1 घंटा सो रात में, क्या दिक्कत है? चाय वाय कॉफी हो भी ढंग से भी हो। कुछ भी करो, सोच के ये रखो कि इस बार आईआईटी को तोड़ फोड़ देना है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तुम लोगों के पास में ज्यादा टाइम नहीं है बेटा।
तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं आप लोगों से कि थोड़ा सा हो गए क्वेश्चंस कॉपी। तुषार तुम सेंटर आने वाले थे आज, क्या हो गया, कहाँ से सर हो गई है? कल से सेंटर आऊंगा, आज सर काम आ गया था इसीलिए नहीं आया, गाड़ी नहीं थी घर पे। सर ऑटो से आ जाते हैं। ऑटो कहाँ आते सर, वहां से यहाँ से। जहाँ पे भी रहते हो वहीं से। सर कल से आ जाऊंगा मैं। हो गए कॉपी। यस सर। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? नेमिंग। बेटा नेमिंग हम लोग करते हैं, तो नेमिंग तुम लोगों को पता होगा ना कैसे करते हैं। कैसे करते हो? तो जैसे मैं तुम लोगों से कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, तो इनमें से मैंने लिखा है आईसीएल। आईसीएल सही लिखा है? आईसीएल सही होगा या सीएलआई होगा, ये बताओ। आईसीएल सही होता है या सीएलआई होता है? OF2 सही होता है कि F2O सही होता है? Cl2O सही होता है या OCl2? FCl सही होता है या ClF? हाँ बेटा, हम लोग क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल होता है समथिंग लाइक AXBY टाइप, तो जो A होता है ना वो कैसा होता है हमेशा, जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होता है, कम, और B कौन होता है बेटा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होता है, ज्यादा। ठीक है ना, बाद में हम लोग उसको लिखते हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। नेमिंग कैसा करते हैं, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसका ओरिजिनल नेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसका हम लोग? ओरिजिनल नेम लिखते हैं। और इसके बाद में क्या लगाते हैं हम लोग बाद में? IDE। क्लोरीन के लिए क्लोराइड, फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड, सल्फर के लिए सल्फाइड, ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड, ऐसे लिखते हैं ना, हाँ या ना? तो इनमें से ICL सही है ना बेटा? आयोडीन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? क्लोरीन, तो उसको बाद में लगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव का पहले। FCl गलत हो जाएगा, ClF सही होगा। यहाँ पे बेटा यस सर। BrCl सही होगा, ClBr गलत हो जाएगा। BrI सही है कि गलत है? गलत। IBr सही है। OF2 करेक्ट, F2O इनकरेक्ट। N2O होता है कि ON2 होता है? N2 होता है। N2 होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए पहले लिख देते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसलिए बाद में लिख देते हैं। यस सर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Cl2 सही है ना? ना OF2 F2O नहीं होता, Cl2 होता है, OCl2 नहीं होता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका यस नाम क्या होगा, है ना, क्लोरीन ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा? ऑक्सीजन फ्लोराइड। डाई फ्लोराइड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन फ्लोराइड ही होगा ना। तो नेमिंग वेमिंग कर लोगे ना, ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेता है कभी कभी। क्लियर है सबको? कोई समस्या? नो सर। सबसे पहला टर्म नोमेनक्लेचर लिख लो, जिसको जो लिखना है इसमें से। हो गया? तुम लोग क्विज की तैयारी कर रहे हो? क्विज रखा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का। क्वेश्चंस कर रहे हो ना सब लोग सॉल्व? तो लेवल 1 होता है इसलिए इजी हो गया। हो गया बेटा? लेवल 1 ही किया तुमने अब तक? ठीक है। मोल का कर दिया, मोल कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, जहाँ से भी कर रहे हो क्वेश्चंस करने जरूरी है। हो गया ना नोट बेटा? यस हो सर। गया ना? यस सर। तो दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है, ये आप लोग समझते हैं ना। OF2 इज कॉल्ड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, वेयर Cl2 इज कॉल्ड डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड। क्यों बोलते हैं? नहीं बेटा, इसको पहले क्यों लिखा गया? OCl2 लिख सकते, तो रीजन क्या होगा आपको, जो ऑप्शन होगा उसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस आंसर होगा ना, हाँ है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस आंसर होगा।
दूसरा हम लोग इस केस पे क्या बता सकते हो, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड मतलब, हाँ बिल्कुल बेटा, बेटा कैसा है, आयोनिक है या कोवेलेंट है। आयोनिक कब होता है बेटा बॉन्ड, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1.7, कितना होता है। और अगर डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा होता है बेटा, लेस देन 1.7 होता है, तो क्या होता है, कौन होता है बेटा, को कोवेलेंट होता है। इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है बेटा, इक्वल होगा तो भी हम लोग आयोनिक ही बोल देंगे, पोलर कोवेलेंट। ठीक है बेटा, तो अगर एक्सेप्शन क्या है बेटा, इसका एक्सेप्शन है एचएफ। एचएफ में जो डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो 2.1 के आसपास होता है, 2.1। फिर भी ये बॉन्ड कैसा होता है, ये बॉन्ड कोवेलेंट होता है, ठीक है ना। ये जो ऊपर लिखा ना वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड डेटा है। एक्चुअल में आयोनिक बॉन्ड का अपना एक कुछ प्रॉपर्टी होता है, कुछ कंडीशन होता है, कोवेलेंट का अपना एक कंडीशन होता है, शेयरिंग वेयरिंग से बनता है, ट्रांसफर से बनता है, ठीक है ना, वो प्रॉपर चीजें हैं, ठीक है, समझ गए ना। एक हम लोग लिखते हैं ना जो NaH होता है, NaH में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है बेटा वो 1.7 होता है एग्जैक्टली। और ये बॉन्ड कैसा होता है, आयोनिक होता है, क्योंकि Na अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है, Na प्लस होता है, H माइनस होता है। और मेटल्स जो होते हैं वो जनरली आयोनिक बॉन्ड ही बनाएंगे। कौन से मेटल्स, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। ट्रांजिशन मेटल्स तो बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन ये नहीं बनाते। इन जनरल इनका जो बॉन्ड होता है वो कैसा रहता है, आयोनिक ही रहता है। तो समझ रहे हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है तो वो कैसा होता है, आयोनिक बॉन्ड, अदरवाइज कैसा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। दूसरा हम लोग इस केस पे क्या बता सकते हैं बेटा, पार्शियल आयोनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर बता सकते हैं, ठीक है। बट आपको ये पता होगा कि नो बॉन्ड इज परफेक्टली आयोनिक और कोवेलेंट, है ना, समझ लो ना। एक बॉन्ड जो आयो, अब ये मत बोलना फिर F2 का बॉन्ड होगा वो कैसा होगा। F2 तो बेटा, F2 में क्या है, दोनों एटम सेम है, दो सेम एटम मिलकर कभी आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकते, तो वो कंडीशन ही अलग हो गई, ठीक है ना। तो बेटा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर हम लोग पढ़ने के लिए एक इक्वेशन पढ़ते हैं, हैनी स्मिथ इक्वेशन। क्या पढ़ते हैं, हैनी स्मिथ इक्वेशन, ठीक है ना। हैनी स्मिथ इक्वेशन आप लोगों ने पोलराइजेशन नहीं पढ़ा था, वहां से भी एक टर्म मिलता है हम लोगों को, नो बॉन्ड इज एवर परफेक्टली कोवेलेंट और आयोनिक। ये भी बोलता है कि हर आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कोवेलेंट नेचर होता है, और हर कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर क्या होता है, आयोनिक नेचर होता है। कोई भी कंपाउंड परफेक्टली कोवेलेंट या आयोनिक नहीं होता, उसके अंदर कितना आयोनिक नेचर है दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द इक्वेशन 330 into डेल स्क्वायर, ठीक है। डेल क्या है बेटा यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। तो इक्वेशन का लिख सकते हो 16 x ऑफ A माइनस x ऑफ B प्लस 3.5 x ऑफ A माइनस x ऑफ B का स्क्वायर। समझ में, कोई समस्या है क्या, लिख सकते हैं बेटा, हो गया कॉपी, कोई दिक्कत तो नहीं है। हो गया, बट इसके आगे एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, आ गया। कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सीजियम और क्लोरीन, ठीक है ना बेटा। वैसे ये जो बॉन्ड होगा ना वो मोस्ट आयोनिक होगा, इससे ज्यादा आयोनिक हो सकता है क्या, हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, सबसे ज्यादा आयोनिक। एवरी आयोनिक बॉन्ड हैज कोवेलेंट कैरेक्टर। कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा बेटा इसके अंदर, आप लोग निकाल सकते हो, निकालोगे कितना आएगा, 16 इंटू डेल डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 3.2 3.4 कितना आ रहा है, 3.3 है ना, प्लस 3.5 इंटू 3.3 स्क्वायर, इतने आएगा ना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर। यस सर, नो सर, निकाल लोगे, नियरली 92% आता है, नियरली जब सॉल्व कर लोगे तो 91 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉल्व कर लोगे इसको,
कौन सा वाला इक्वेशन लगाया मैं यहाँ पे? है नहीं इसमें तो इक्वेशन, पहले मैं डेल निकाल लिया ना बेटा। वो कितना आया? वो आया 4 माइनस 0.7, वो कितना आ गया? 3.3। मैं इक्वेशन लगा दिया 16 इंटू डेल्टा प्लस 3.5 इंटू डेल्टा स्क्वायर। समझ रहे हो? तो ये वाला जो कंपाउंड है वो कितना परसेंट आयोनिक है? 92%। तो इसके अंदर कितना कोवेलेंट नेचर है बेटा? 8% कोवेलेंट नेचर इसके अंदर भी है। तो जब पूरा ये तो मोस्ट आयोनिक होगा ना, तो बॉन्ड मोस्ट आयोनिक कितना हो सकता है? 92%। इससे ज्यादा आयोनिक नहीं है। हाँ तो 92 लिख दूं ना, ठीक है ना? पर इससे ज्यादा बॉन्ड आयोनिक नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप लोग? कोई समस्या नहीं है ना आप लोगों को? आर्यन को समझ में आ रहा है? अनुष्का तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं सर? तुषार नहीं पढ़ता बिल्कुल। तुषार पढ़ते हो तुम? पढ़ता हूँ सर। कितना पढ़ते हो? सर 1 घंटा करीब केमिस्ट्री, 1 घंटे में केमिस्ट्री हो जाती है तुम्हारी? 2 घंटे मैथ्स 2 घंटे मैथ्स और 1-1.5 घंटा फिजिक्स। और टोटल कितना पढ़ते हो? 2 3 4.5 घंटे पढ़ लेते हो? यस सर। उससे क्या होगा? बाकी क्या करते हो तुम फिर? 4.5 वो घंटे हो गए, 4.5 घंटे की क्लास हो गई, 9 घंटे हो गए। उसके बाद में बाकी तुम्हारे पास कितने घंटे बचे? 15 घंटे। 15 घंटे सोते हो? नहीं नहीं सोते नहीं है सर। ये क्या करते हो बेटा? हो गया ना इतना कॉपी? चलो तुम लोग क्या निकाल सकते हो बेटा? पार्शियल आयोनिक और कोवेलेंट नेचर कितना है वो निकाल सकते हैं। इसके आगे हम लोग बॉन्ड लेंथ और एक और टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, वो भी निकाल सकते हैं। बॉन्ड लेंथ कैसे निकाल सकते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए स्टीफनसन का इक्वेशन आप लोगों को दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। यस सर नो सर? और निकालने के लिए दिया था कि नहीं दिया था? रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी इक्वल्स टू 0.09 एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ बी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है कि नहीं करता? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कैसा होगा? बॉन्ड लेंथ छोटा होगा ना। और ये जितना वैल्यू ज्यादा आएगा, जितना ये ज्यादा होगा उतना ये माइनस करना पड़ेगा आपको। यस सर नो सर? जितना माइनस करना पड़ेगा उतना बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ कैसा होगा? उतना ही छोटा हो जाएगा ना। जितना बॉन्ड लेंथ छोटा होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा उसका, उतना ज्यादा स्टेबल होगा वो। मैं आपसे पूछूं F2 में और HF में कौन सा वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता है? आप बोलेंगे HF ज्यादा होता है। यस सर। अच्छा बोलो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बॉन्ड में या हाइड्रोजन फ्लोरीन के बॉन्ड में कौन सा वाला बॉन्ड स्ट्रांग ज्यादा होता है? आप बोलेंगे ये वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ कम है। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। चीजें काम आने वाली हैं आगे चल के, ठीक है? समझ गए? तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसा होगा? ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा हो गया होगा? बढ़ गया होगा। समझ रहे हो आप लोग? कॉपी कर लो। बढ़ गया होगा स्ट्रॉन्ग। यस सर। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बॉन्ड लेंथ को भी अफेक्ट करता है ये और बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करता है। तो थोड़ा थोड़ा चीजें दिमाग में रख के चलना ना, काम आने वाली हैं सारी चीजें। हटा दूं इसको? इसके आगे बेटा कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो वो मैंने हटा दिया इधर से, है ना? एक और टर्म बताओ मुझे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? एक तो आप लोगों ने पढ़ा था साइज अफेक्ट करता है, आया ना? यस सर। दूसरा क्या पढ़ा आप लोगों ने? जेड फैक्टर अफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अफेक्ट करता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल अफेक्ट करता है। अरे हाँ या ना? इसके बाद में एक और टर्म होता है जो अफेक्ट करता है, वो कौन होता है? पता है ना आप लोगों को? हाइब्रिडाइजेशन, है ना? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, है ना?
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर sp है तो s करेक्टर कितना होता है 50%, sp2 है तो कितना होता है 33.3%, sp3 है तो कितना होता है 25%। s करेक्टर क्या हो रहा है कम हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कम होता है। हम लोग कार्बन कंपाउंड्स में सही से पढ़े भी होंगे कि अगर मैंने ऐसा कोई मॉलिक्यूल लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें कार्बन का इसका एडिशन क्या है sp, इसका क्या है sp2, इसका क्या है sp3। तो ये वाला कार्बन कैसा होगा, इन दोनों का sp है ना बेटा, इन दोनों का sp2 और इसका sp3 है। यस सर नो सर। ये दोनों कार्बन कैसे होंगे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, ये कार्बन कैसे होंगे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, ये और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसकी वजह से एल्काइंस जो होते हैं वो थोड़े से एसिडिक हो जाते हैं। एल्काइंस आर मोस्ट एसिडिक हाइड्रोकार्बन्स। एल्काइन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन देता था, NaNH2 वगैरह में कराया होगा ना आप लोग, नहीं कराया तो कराएंगे, ठीक है ना। तो एल्काइंस के केस में क्या होगा, sp एडिशन होगा, कार्बन होगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो H के निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, H निकल सकता है वहां से। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा एक और टर्म होता है जो इसको अफेक्ट करता है, वो कौन बेटा, वो होता है चार्ज। कौन, चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो इंक्रीज करता है अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बेटा वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो खींचने का चांस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचना है ना, इलेक्ट्रॉन कौन खींच सकता है, पॉजिटिव ही तो खींच रहा है ना, वैसे भी प्रोटॉन्स खींच रहा है कि नहीं खींच रहा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो खींचने का टेंडेंसी कैसा हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, नेगेटिव आएगा तो रिपेल करेगा, खींचने का टेंडेंसी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग ये भी देखेंगे, आप लोगों ने एक टर्म आप लोग पढ़ के आया ना, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह वगैरह कुछ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो अगर मेरे पास में कार्बन का चेन है, यहाँ पे कोई ग्रुप कौन लगा हुआ है एक्स, ये एक्स कैसा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, यहाँ पे कैसा आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे कैसा आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये दोनों में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इन दोनों, ये तो कार्बन ही है ना, इनमें ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इसके पास चार्ज कैसा आ गया पॉजिटिव, इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा, ये इस पे कैसा आ जाएगा, ये तो डेल्टा पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा छोटा बनाया मतलब कम पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसी को तो इंडक्टिव इफेक्ट बोलते थे। फिर यहाँ पे बेटा इन दोनों में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो इस पे भी आ जाएगा थोड़ा सा, छोटा, इन दोनों में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो इस पे भी आ जाएगा, ये तो जीरो ही होता है। इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन तक डोमिनेट करता है, उसके बाद में खत्म हो जाता है। इसी को तो बोलते थे ना, तो चार्ज जनरेशन क्यों होता था सब कार्बन पे, क्योंकि इसकी वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इसके से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। और उल्टा अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, ये पूरा ही कार्बन चेन में चेंज आता है, यहाँ पे मैंने वाई लगा दिया, वाई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास में आ जाएगा बेटा, इसके पास में आएगा ना, इसका आएगा डेल्टा नेगेटिव। अब इन दोनों में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला, ये खींच लेगा कि नहीं खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, अब ये कौन खींचेगा, ये खींचेगा इस पे डेल्टा नेगेटिव, ये खींचेगा तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, या तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि एक कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बढ़ेगा या घटेगा। समझ रहे हो, इसको बाद में पढ़ेंगे, बनाने का जरूरत नहीं है, मैं सिखाने का तुम लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि इसको हम लोग यूज करने वाले हैं, इसको हम लोग और भी जगह यूज करने वाले हैं, और का यूज करने वाले हैं। तो आप लोग पढ़ोगे ना इंडक्टिव इफेक्ट, हम लोग बोलेंगे कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में जो मेसोमेरिक होते हैं वो डोमिनेट करता है हमेशा, लेकिन हैलोजेंस के केस में नहीं, है ना। हैलोजेंस के केस में कौन डोमिनेट करता है, इंडक्टिव डोमिनेट करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यस सर नो सर। लेकिन तुम लोगों को दिमाग में फटाक से आएगा सर ऑक्सीजन भी तो होता है, लेकिन वो ऐसा आप बोल रहे हो कि ये तो कैसा है, इसका माइनस आई कम होता है, इसका प्लस एम ज्यादा होता है, वो इसलिए हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन भी लगा होगा, वो एच होगा ना, और ये हाइड्रोजन के साथ में होने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास में होगा, इनके पास में, इन पे होगा भरपूर नेगेटिव,
तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाता है। ये सारे टर्म्स काम आने वाले हैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चैप्टर बेसिक है, इस चैप्टर को हम लोग हर जगह यूज करेंगे, वेदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब जगह यूज करने वाले, ठीक है। तो ये फैक्टर्स थे जो इसको अफेक्ट करते हैं बेटा। इसके आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर कौन क्या शो करता है शायद आपको पता होगा, कौन क्या शो करता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं बातें करूं फर्स्ट ग्रुप की तो क्या शो करते हैं +1, सेकंड ग्रुप की बात करूं क्या शो करते हैं +2, बीच में कौन पड़ जाता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक क्या शो करते हैं बेटा +1 से लेके +8 तक। प्लस +8 कौन शो करता है ऑस्मियम, ठीक है ना। यस सर। 3D सीरीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +7, कौन शो करता है ये भाई साहब मैग्नीज KMnO4। यस सर नो सर, कोई Yes, sir. समस्या। नो सर। +1 से +8 तक क्यों शो करते हैं, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कैसा होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इनके केस में वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करता ही करता है, साथ साथ में कौन पार्टिसिपेट करता है पेन अल्टीमेट सेल का इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करता है। अगर सिर्फ वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता तो इनका वैलेंसी कितना हो पाता 2। यस सर नो सर, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है n-1 d1 2 10 ns2 या 022 लिख दूं तो nth वैलेंस सेल कौन सा वाला है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितना बनाना चाहिए इनको 2 ही बनाना चाहिए ना। अगर आउटर मोस्ट सेल का पार्टिसिपेट करेगा तो कितना बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2। आउटर मोस्ट के साथ साथ में कौन पार्टिसिपेट करता है पेनल्टीमेट, तभी ये क्या करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर पाते हैं। और लिख लेना ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस सेल and penultimate cell participates in bond formation because the electrons of valence cell as well as penultimate cell participates in bond formation। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, वैलेंस सेल का और साथ साथ में पेनल्टीमेट सेल का दोनों का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है बेटा। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है ना। अगर मैं डी ब्लॉक मैं पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं बेटा +n से लेके ऐसा बोल सकते हैं हम लोग बेटा कहां से लेके n-8 से लेके +n तक, कहां से कहां तक शो करते हैं बेटा n-8 से लेके +n तक शो करते हैं। हटा दो बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं n-8 से लेके +n तक शो करते हैं। n क्या यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। आप लोगों को पता है बॉन्ड कितना बनता है बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड कितना बनता है, बॉन्ड बनता है जितना उसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे ना। यस सर। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही तो बनाएगा। मतलब किसी के पास में 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा ना, या तो +3 शो करेगा, या किसी के पास में 4 है तो क्या कर सकते हो तो +4 शो करेगा या -4, ऐसा ही कुछ ना। यस सर। कार्बन शो करता है ना +4 -4, यस सर। CCl4 में +4 CH4 में -4, होता है कि नहीं होता, होता है ना बेटा, ठीक है। तो सिंपल जो रहता है वो n-8 से लेके +n तक होता है, लेकिन थोड़ा सुनना बेटा, जैसे 13 ग्रुप एलिमेंट का निकालोगे तो 13 का निकल के आएगा -5 से लेके +3 तक, है ना। लेकिन -5 से वो नहीं कर सकते, करते -3 से लेके +3 तक। समझ गए मैंने क्या बोला, कहां से कहां तक शो करते हैं, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इनके पास 3 बनाएंगे ना, 3 बॉन्ड या तो अपने से इलेक्ट्रोनेगेटिव से बनाओ, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से बनाओ, इनकी मर्जी। तो -3 शो करेंगे +3 -3 -1 0 +1 +3 ऐसा कुछ शो कर सकते हैं ना। यस सर। नहीं समझे, यस सर। 14 वाला होगा तो वो क्या करेंगे, वो 14 ग्रुप एलिमेंट -4 से लेके +4 तक, 15 ग्रुप एलिमेंट क्या करेंगे -3 से लेके +5 तक, है ना। 16 क्या करेंगे बेटा -2 से लेके +6, 17 क्या करेंगे बेटा -1 से -1 से लेके +7, ये शो करते हैं, ठीक है ना।
एक बात और याद रखना, जिनका ग्रुप नंबर क्या है E1, E1 नंबर है ना इनका, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है E1। जिनका ग्रुप नंबर क्या होता है ऑड, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होता है ऑड। समझ गए ना। जैसे इनका -1 से +7 तक, तो कौन सा शो कर पाएंगे, -1, 0, +1, +3, +5, +7, +2, +4 या +6 शो नहीं कर सकते। क्यों? ऐसा शो करेंगे तो ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा, और ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास में ऑड इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल। समझ गए ना, कोई समस्या? इसको मैं आगे चल के और पढ़ाऊंगा, वैलेंसी क्या होता है, कोवैलेंसी क्या होता है, सब कुछ करके, ठीक है। लेकिन एक बात और सुनो बेटा, इनमें लास्ट में जाएंगे ना, नीचे नीचे जाएंगे हम लोग नीचे की तरफ, तो कौन डोमिनेट करेगा बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बताया ना आप लोगों को मैंने, लास्ट के 2 एलिमेंट इनका क्या शो कर पाएंगे, सिर्फ +1। इनके लास्ट के 2 एलिमेंट क्या शो कर पाएंगे, सिर्फ +2। इनके लास्ट के 2 एलिमेंट क्या शो कर पाएंगे, सिर्फ +3। कौन, बिस्मथ, एंटीमनी। बताया था ना पिछले वाले क्लास में, कुछ याद है तुम लोगों को? इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बताया था कि नहीं बताया था, कौन क्या शो करता है? मैं आगे टेबल बना के रखा हुआ हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ में पहला वाला एलिमेंट कौन होता है इनका, नाइट्रोजन। वो कितना शो करता है, +3, +5 शो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो पहले वाले एलिमेंट में किसका लोचा, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स को, लास्ट वाले में इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है ना बेटा। ये यहाँ पे कौन होता है, ऑक्सीजन, तो क्या शो कर पाता है, +2, +4 या +6 शो नहीं कर पाता। फ्लोरीन क्या कर पाता है, -1, प्लस का कोई शो नहीं कर पाता। समझ रहे हो ना, दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, पता है ना आपको क्यों होता है ऐसा, नहीं पता आर्यन? तो पता ना PCl5 बनता है, NCl5 नहीं होता, ऐसे कुछ रीजंस पता है आप लोगों को, नहीं पता, ये बताओ मुझे। NCl5 क्यों नहीं बनेगा, तो नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन डी ऑर्बिटल्स से क्या फर्क पड़ता है, डी ऑर्बिटल से फर्क क्या पड़ता है वो बताओ मुझे। अनपेयर्ड नहीं हो पाते ना, अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं। हाँ बेटा, बॉन्ड बनने के लिए कैसा इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, अनपेयर्ड चाहिए ना, ठीक नहीं चाहिए बताओ। बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन कैसा चाहिए बेटा आपको, अनपेयर्ड। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p3। इसके एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। इसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। इसका ग्राउंड स्टेट ऐसा ही दिखेगा ना, ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 3। तो कितना बॉन्ड बना सकता है ये, 3, है ना। अब जाओ इसका जाके देखते हो एक्साइटेड स्टेट ना, तो उसमें क्या होगा, ग्राउंड स्टेट कैसा देखेगा, जैसा ग्राउंड स्टेट ऐसा एक्साइटेड स्टेट। क्यों दिखेगा बेटा ऐसा ही, क्योंकि 2 में डी तो होता नहीं है, डी नहीं होता तो अपने इलेक्ट्रॉन को कहीं भेज सकता है क्या इसको। फास्फोरस की बातें करते हैं बेटा, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3s2 3p3। एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। पी में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अभी कितना वैलेंसी इसका, 3। कौन से वाले स्टेट में, एक्साइटेड में जाके क्या कर लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करेगा। अनपेयर करने के लिए कहां भेज देगा बेटा, डी में भेज देगा। कितने अनपेयर हो गए, 5। कितना बॉन्ड बना पाएगा, समझ रहे हो ना, सारा कुछ खेल इसी का है। जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड, कोई ऑक्टेट रूल नहीं, कोई डुप्लेट रूल नहीं, समझ रहे हो। जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसके पास में होगा वो उतना बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला। तो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है नाइट्रोजन के पास में, 3। ऑक्सीजन के पास में कितना हो पाएगा, 2। नहीं बना पाएगा ना ज्यादा बॉन्ड। समझ आ रहा है ना आप लोगों को, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कौन कितना शो करता है आपको समझ में आ गया। 2 मेन रीजन, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, और दूसरा क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ गए, कॉपी हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ में बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ही पढ़ेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना सर। लेकिन नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 कैसे होती है, 4 नहीं होते बेटा, 3 ही होते हैं।
कौन लिख रहा है ये? तुषार तुम लिख रहे हो? अरे तुमने लिखा, तुषार ने लिखा है? आर्य ने लगाया सर। बेटा मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 होती है नाइट्रोजन की, आपको बता देता हूँ वो पूरा खेल क्या रहता है। नाइट्रोजन का जो कोवेलेंसी होता है वो कितना होता है? 3, ठीक है ना। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। अब देखो सिंपल क्या होता है, कोवेलेंसी क्या होता है, कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके पास में, ठीक है ना। लेकिन जरूरत पड़ने पर तुम कोवेलेंसी को बढ़ा या घटा सकते हो। आपका मन किया तो बढ़ा दोगे, मन किया तो घटा दोगे। मन किया मतलब इन द सेंस किसी अगर मॉलिक्यूल में किसी कंपाउंड में रिक्वायरमेंट पड़े तो, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर किसी मॉलिक्यूल में रिक्वायरमेंट पड़े तो अगर बॉन्ड नहीं बन पा रहा है तो तुम लोग जुगाड़ करोगे, जुगाड़ करके बॉन्ड बनाओगे, समझ रहे हो ना, एडजस्टमेंट करके। जुगाड़ मतलब जुगाड़ जो होता है ना, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है वो जुगाड़ ही होता है, समझे ना। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम का हो गया ना, उसको जुगाड़ बोलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे तो फॉर्मल चार्ज निकालोगे, और फॉर्मल चार्ज निकालने से बेटर है कि कोवेलेंसी लगा के सीधा सीधा फॉर्मल चार्ज ही मिल जाएगा और हम लोगों का बॉन्ड भी बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे सुनना सही से, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऐसा, मैं सभी का बता देता हूँ तुम्हें। नाइट्रोजन ऐसा होता है ना बेटा, देखो ऑक्सीजन कैसा होता है, पता जल्दी से ऑक्सीजन कैसा होता है। एक डब्बा ऐसा होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ कितना होता है बेटा? एक। तो पहले इनको बना दो, बोरोन का ही बना लेते हैं। चलो बोरोन का बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, बोरोन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब सुनो, नाइट्रोजन को अगर आप लोग पॉजिटिव कर दो तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, आया ना। आर्य समझ में आ रहे क्या बोल रहा हूँ? नाइट्रोजन अगर पॉजिटिव होगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ना। पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है, ऐसे होता है ना बोरोन कार्बोनाइड वगैरह का सबका। यस सर। ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। आया ना। आर्यन ऐसे होता है ना, आर्यन। मेरे को सर कट कट के आ रही है आवाज। मैं बोल रहा हूँ बेटा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करूंगा तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स दिखेगा ना आपको, नाइट्रोजन के में, ऑक्सीजन के सेल में, कार्बन या बोरोन का अगर एक्साइडेड स्टेट जाके देखोगे ऐसे दिखेगा ना सबका। अगर नाइट्रोजन को आप पॉजिटिव चार्ज दे दो तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन चला गया, चला गया मतलब हटा दें यहाँ से, ऐसे कुछ दिखेगा ना फिर आपको। कितना इलेक्ट्रॉन दिखेगा? 4। तो इसका कोवेलेंसी कितना हो गया? 4 हो गया। 4। समझ गया ना। यस सर। अगर नाइट्रोजन को नेगेटिव चार्ज आपने दे दिया तो क्या होगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, एक और आ जाएगा, कितना बचा? बैलेंसी 2 ही बना पाए। हो जाएंगे यहाँ। ऑक्सीजन को आपने पॉजिटिव दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, क्या हो जाएगा बेटा? कोवेलेंसी 3। नेगेटिव दे तो क्या हो जाएगा? एक और आ जाएगा, कितना हो जाएगा कोवेलेंसी? 1। समझ। कार्बन को आपने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन चला गया, कोवेलेंसी कितना हो गया? 3। कार्बन 3। को दे दिया नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन यहाँ था, आ गया, अभी कितना कोवेलेंसी? 3। कार्बन को बढ़ा दो, पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों ही केस में क्या होता है? कोवेलेंसी कम। बोरोन को आप देंगे नेगेटिव तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो कोवेलेंसी कितना हो जाएगा? 4। और बोरोन का अगर इलेक्ट्रॉन आप लोग हटा लें तो इनको पॉजिटिव बचा तो कितना हो जाएगा कोवेलेंसी? 2। 2। इसको याद रखना, ठीक है। और जो तुम बोल रहे थे उसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। नाइट्रोजन का कोवेलेंसी 4 होता है, N+ का कोवेलेंसी 4 होता है, नाइट्रोजन का नहीं होता, समझे ना। आपने पढ़ा होगा N2O4 में 4 होता है, N2O5 में 4 होता है, ऐसे पढ़े थे ना, है ना। N2O4 में, N2O5 में या N2O में, चलो ये कोवेलेंसी हुआ। देखो ऐसा तुम लोगों से बोलूं, ऐसा तुम लोगों से बोलूं बेटा, हम लोगों को बॉन्ड बनाना है, क्या करना है? हम लोगों को बॉन्ड बनाना है, किसका? CO का। तो तुम CO में बॉन्ड बना दोगे? कितना बॉन्ड बनेगा CO? 2 बनेगा CO। यस सर, दोनों सर।
कार्बन है, ऑक्सीजन है, कितना बना दिया लोगों ने? तो हाँ है ना, इसको कितना बनाना होता है? 4। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा। कार्बन को 4 बनाना होता है ना, ऑक्सीजन को कितना यस बनाना होता है? ये कितना 2 बनाएगा? ये कितना बनाएगा? 0 है, 0। ये कितना बनाएगा? अब क्या करें बेटा? जो नहीं चाहता अब क्या करें? ये तो मना कर रहा है बट बनाने से, इसको 2 चाहिए, तो क्या करो? जुगाड़ करो। क्या करो? समझ रहे हो क्या करो? क्या करना पड़ेगा बेटा? जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ करना पड़ेगा मतलब इसका कोवैलेंसी बढ़ाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। आया ना? यस सर बढ़ा दें इसका, यस सर बढ़ेगा कैसे? यस सर पॉजिटिव देके, है ना? इसको घटेगा कैसे? ऐसा होता है। नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। समझ गए? O3 मॉलिक्यूल बनाएगा कभी? बनाएगा ऐसा? ये कितना बार बनाएगा? 2। यस सर ये कितना बनाएगा? जल्दी तो बनाना ये कितना बनाएगा? 0 मना कर दे। अब क्या करना पड़ेगा? जुगाड़ जुगाड़ करो, इसको बढ़ाओ, इसको, बन गया वो। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किए थे कभी? इस ऑप्शन पे कैसा आता है? नेगेटिव, इस पे कैसा आता है? पॉजिटिव, इस पे कैसा आता है? देखो मिल गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे ऑक्सीजन का कोवैलेंसी कितना है? ये वाले भाई साहब का 3 ना, ऑक्सीजन का कि O+ का? O प्लस O+ का। का 3। समझ गए? कोई समस्या नहीं है यस ना? सर अरे है कि नो नहीं? सर हम लोगों को नो पता है सर बेटा, N2O पढ़ा तुम लोग? N2O कितना नाइट्रोजन, कितना ऑक्सीजन, 2 कितना बनाएगा? अब ये कितना बनाएगा? इसको कितना चाहिए? क्या कर, इसको 2 बढ़ाओ, इसको। बड़ा ये होता है N2O का स्ट्रक्चर। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यस सर कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना? नो कोई सर दिक्कत? आप लोग N2O4 का स्ट्रक्चर बनाया? N2O4 कितना नाइट्रोजन, कितना 2 ऑक्सीजन? बोलो बेटा। 4 ये कितना बनाएगा? 4 ये 2, एक तो खुद से बनाएगा। अब ये क्या बोलेगा? हम नहीं बनाएंगे इसको, 2 चाहिए। फिर क्या करो? जुगाड़, प्लस माइनस प्लस, बोलते हैं गोले खींचने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। गोले खींच के तुम स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकते, 2 बना दोगे छोटे। समझ रहे हो? जहां पे प्लस माइनस होगा, कौन सा वाला बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट 100%। ठीक है? यस समझ आ सर रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये लिखा यस था सर वो लिख लिया तुम लोगों जो बोल रहा था। इनर्ट पे इफेक्ट क्या होता है लोगों को पता है ना? क्या होता है इनर्ट पे इफेक्ट? बता दिया था। ड्यू टू पुअर शिफ्टिंग ऑफ डी एंड एफ, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस शेल डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है ना? समझ गए? हाँ, डोमिनेट करते हैं बेटा बॉटम पे। 0 है कहाँ पे चेंज आता है? कैलेडियम 1 शो कर पाता है, एसएन 2 शो कर पाता है, एसपी 2 शो, पीबी 2 शो कर पाता है, ऐसे ना? ये सर नो सर। अब एक और एलिमेंट कौन रह गया? बिस्मथ ना, कितना शो करता है? यस और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +3 +5 याद रखना कौन से वाले एलिमेंट्स में इनर्ट पे इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है? क्या 2 मिनट अभी ऑक्साइड्स का नहीं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड पढ़ा ना तुमको? न्यूट्रल कौन कौन से होते हैं? CO2 होता है या CO होता है? CO2 पानी में डाल दो H2CO3 बना। ये होता है वाटर नहीं होता तो ऑक्साइड नहीं है क्या? भूल गए तुम? पढ़ा सकते हैं बोल सकते पढ़ा सकता सब भूल गए। पढ़ लो बेटा तुम लोग। कॉफी हो गई?
वही कॉपी। द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या है इसमें लाइट आती है इसमें तो 100% आ रही है। सही करवा मुझे ही क्यों पता नहीं दे कहाँ से आता है कहीं से बाहर 2 दिन दिक्कत हो चुकी है ना। बट मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर क्या होता है हम लोगों को पता ही होगा सबको, पता है ना कैसे कैसे वेरी करते हैं। तो इसका हम लोग बातें करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स मैं लिख रहा हूँ, आप लोग उसको कॉपी करते रहना साथ साथ में, ज्यादा बड़ी बात नहीं, आप सबको पता है। ऑक्साइड्स का नेचर सबसे पहला पॉइंट, जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इसके बाद में जो पॉइंट लिखा है वो ज्यादा मैटर करता है कि आयोनिक ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर, ठीक है ना। क्योंकि आपको मैं पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा, जब पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा तो आपको ये पता चलेगा कौन से वाले का आयोनिक नेचर ज्यादा है, कौन से वाले का कोवेलेंट नेचर ज्यादा है। अगर आयोनिक नेचर ज्यादा होगा तो कौन सा वाला होगा, उसका नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। और कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा तो वो किस ऑर्डर का होगा बेटा, वो एसिडिक नेचर उसका बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे जैसे ऑक्साइड का कोवेलेंट नेचर बढ़ता है ऐसे ऐसे एसिडिक नेचर बढ़ता है। जैसे जैसे उसका आयोनिक नेचर बढ़ता है ऐसे ऐसे क्या होता है उसका बेसिक नेचर बढ़ता है। तो ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है कि आयोनिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सेकंड पॉइंट हम लोगों के पास में ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, दैट इज कोवेलेंट ऑक्साइड्स आर एसिडिक। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सभी कोवेलेंट ही होते हैं, और कोवेलेंट ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे बेटा, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। तो मेटलॉइड्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक होते हैं। और एम्फोटेरिक उनके साथ साथ में मेटलॉइड्स के तो सारे एम्फोटेरिक होंगे, उसके साथ में कुछ मेटल्स हैं, कुछ सर्टेन एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं। वो कौन है, एल्यूमिनियम, जिंक, एसएन, एयर्स और एसपी, ठीक है ना। ये जो सबसे कम से कम ये एलिमेंट याद करते रखना कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है क्या बेटा, दोनों प्रॉपर्टीज ऊपर है, एसिड से रिएक्शन करके भी सॉल्ट बनाएगा और बेस से रिएक्शन करके भी सॉल्ट बनाते हैं, उनको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, एम्फोटेरिक बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आया आपको बेटा। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ऑक्साइड्स मिलेंगे Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P4 होता है, सब कुछ मिलेंगे ना, है ना। यस सर। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इनका जो आयोनिक नेचर है वो डिक्रीज करता हो जाएगा, कोवेलेंट बढ़ता हो चला जाएगा, या फिर मेटालिक करैक्टर से कौन सा नेचर बढ़ता चला जाएगा, नॉन मेटालिक करैक्टर। मेटालिक से नॉन मेटालिक बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ता हुआ चला जाएगा, बेसिक क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो ऑक्साइड्स है वो कैसे होते हैं बेटा, स्ट्रांगली बेसिक होते हैं। फिर जो मिलते हैं हम लोगों को कैसे मिलते हैं, एम्फोटेरिक मिलते हैं, है ना। फिर उसको में कौन मिलते हैं हम लोगों को, वीकली एसिड एंड स्ट्रांगली एसिड, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो इधर की तरफ आएंगे तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, वो इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेटा ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मेटालिक नेचर नीचे जाएंगे तो ऑक्साइड का एसिडिक नेचर बढ़ता है कि बेसिक बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ता है। नीचे की तरफ जाएंगे तो क्यों बढ़ता है बेटा, नीचे की तरफ जाते हैं हम लोग, डाउन द ग्रुप जाते हैं, नीचे की तरफ जाओगे तो कौन सा नेचर बढ़ता है, मेटालिक नेचर बढ़ता है ना। ये मेटालिक नेचर नीचे की तरफ बढ़ता है। और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। एसिडिक। तो ऑक्साइड का बेसिक नेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बेसिक मेटालिक नेचर बढ़ने के साथ में बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग बातें करें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी का बिजनेस है ना, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोजन, फास्फोरस, एसिडिक होते हैं। इनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं बेटा, इन दोनों के एम्फोटेरिक होते हैं। और इसके ऑक्साइड कैसा होता है बेटा, इसका बेसिक बेसिक। होता है। नीचे की तरफ जाते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है ऑक्साइड का। अब ये बोल सकते हो कि सोडियम के ऑक्साइड से Na2O और K2O या फिर Li2O है हम लोगों के पास में, तो इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा आपसे पूछे, हम बोलोगे Li2O ज्यादा होगा, क्योंकि Na2O ज्यादा होता है, सोडियम ज्यादा बेसिक, ज्यादा मेटालिक होता है लिथियम से। सोडियम का जो ऑक्साइड होगा वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप आएंगे हम लोग, तो डाउन द ग्रुप आने पे बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होता है वो इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू जाने पे डिक्रीज करता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। समझ रहे हैं आप लोग, कोई समस्या, कॉपी हो गया, ये लिख रहे थे।
गया बेटा कॉपी? चलो इसके साथ साथ में कुछ सर्टेन पॉइंट्स आई थिंक मैंने लिखे होंगे जो आपको याद रखने हैं। एक पहला पॉइंट तो ये कुछ ऑक्साइड जो न्यूट्रल होते हैं CO, N2, NO एंड वाटर, ठीक है ना? याद रखना बेटा, इनको याद करना है आपको, पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। कौन सा वाला न्यूट्रल है, कौन सा वाला नहीं है, कौन सा वाला एसिड क्या है, क्यों है, कैसे है। उसके अलावा विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड होता है वो इंक्रीज करता है ना? क्यों करता है? तो आपको पता होगा कि जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा वो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन, है ना? चार्ज ज्यादा होता है तो नहीं पता, कोई बात नहीं है, नहीं पता तो भी याद कर लो, ठीक है ना? जब मैं पोलराइजेशन बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, और कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ जाएगा, बेसिक कम हो जाएगा ना। कोवेलेंट ऑक्साइड्स कैसे होते हैं बेटा? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो उसके लिए हम लोग टर्म पढ़ते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो होता है वो चार्ज ऑफ कटायन और आयन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होता है। फजंस रूल पढ़ाऊंगा केमिकल बॉडी का, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास में एक ऑक्साइड है Mn2O, फिर मेरे पास में क्या होता है MnO, मेरे पास में क्या होता है Mn2O3, है ना? मेरे पास में क्या होता है MnO2, फिर मेरे पास में क्या होता है MnO4-। तो बता सकते थे ना इनमें नेचर क्या होगा, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है, कर सकते हो ना? कि हम लोग के यहाँ ऑक्सीजन नंबर क्या है +1, या कितना है +2, या कितना हो रहा है +4, प्लस Mn2O3 था ना, ये +3, ये कितना हो जाएगा +4, ये कितना हो जाएगा +7। तो चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा ना। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो हमेशा एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है और इंक्रीज करता है। और किसी क्लास में करंट मारते जो मेरी क्लास में होता है, पता कैसे हो रहा है? बहुत ज्यादा बाकी घूमते नहीं है तो लग रहा होगा या तो आप कल आप लकी हो, क्या तो है लकी हो आप, इसमें रखवा है क्या? करंट मारते लकी होता है, लेकिन आप तेल तो लकी हो कोई और ढूंढ नहीं पाया, लगाओ कल का तो चलो सोच सकते थे, लगड़ी थी इसमें करंट नहीं होगा, कल भी गारंटी होगा कभी काफी तेज हुआ, आज तो काफी और ज्यादा तेज हुआ। एक और बेटा नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लो, डाउन द ग्रुप, ये मैं बता दिया हूँ, डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक नेचर, ठीक है ना? तो ये पेज लास्ट वाला है इसलिए कलरफुल रखा था कि इसका आगे चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है बेटा? देख लिया ना आप लोगों ने सब कुछ? नहीं देखो यू हैव रीड दैट सुबह मिला देखकर खुशी। बट हम लोग कल से केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। आप थोड़ा सा पढ़ के आना, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन हम लोग उसको बहुत उसमें ट्रिक्स वगैरह बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं आपको कुछ करने के लिए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से।